हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। मेरा नाम समता शुक्ला है और आप सभी को पता है कि बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो हम बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमने पहला कॉन्सेप्ट कि सेल क्या है, इसके बारे में कल आपसे चर्चा हो गई थी, है ना। पॉइंट वाइज सभी बच्चों को मैंने क्लियर करवा दिया था। आई होप कि आप सभी बच्चों के ये सारे पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट का क्या क्या कहता है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। Second point is cells make up bones, muscles, skin and blood. Cells make up leaves, roots, stems and flowers. And the most important point is, as the organism grows, the cells must be reproduce. यानी कि जैसे जैसे किसी जीव के शरीर में वृद्धि होती है, उसके अंदर मौजूद जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। मतलब एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण होता है, बिल्कुल इस तरह से, है ना। संख्याएं बढ़ती रहती हैं, बिल्कुल इस तरह से कोशिका का निर्माण होता है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, यानी किसी भी सेल का एक बार बार प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स कहलाता है। आई थिंक सभी बच्चों का क्लियर है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कोशिकाएं ही हैं ऐसी संरचना जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी सजीव के लिए। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से बना हुआ जीव, और मल्टीसेलुलर का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ शरीर। फंक्शंस ऑफ सेल, कोशिका का कार्य क्या है, न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, यानी पोषक तत्वों को रेस्पिरेशन के द्वारा, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा में बदलने का काम कौन करती है, कोशिकाएं ही करती हैं। और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा ये होता है, कोशिकीय श्वसन के द्वारा होता है। ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हर एक कोशिका का, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं तो निर्देश भी अलग अलग प्रकार के वो फॉलो करती हैं। आगे बढ़ेंगे, हम कल वाले सेशन का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स आपकी फिनिश करी। आज यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पे 2 प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो आपको यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में बात करनी है कि यूकैरियोट्स मस्ट डिवाइड देयर न्यूक्लियस, है ना। यानी कि यूकैरियोट्स क्या करते हैं, अपना न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसको जरूर डिवाइड करते हैं, वो जरूर विभाजित होता है। एंड अदर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी कि जब कोशिका अपने आप को विभाजित करने के लिए तैयार करती है तो न्यूक्लियस के साथ साथ और सारे भागों का भी विभाजन होता है ना। 2 प्रकार की यूकैरियोटिक सेल डिवीजन पाई जाती है, यानी कोशिका विभाजन जो है वो 2 प्रकार का पाया जाता है। सेल डिवीजन है आपका, पहला तो है अर्धसूत्री और दूसरे प्रकार का है आपका समसूत्री। अर्धसूत्री जिसे हम मियोसिस कहते हैं और समसूत्री जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है। ये कल मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ब्रीफ समझा दिया था। बिफोर द न्यूक्लियर डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स,
यानी जब एक केंद्रक को विभाजित होना होता है तो उसके पहले वो बड़ा हो जाता है ताकि विभाजित हो तो सेम साइज उसका बना रहे। इतना ही आपको समझाना था। अब आपको कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको आपको नोट करना है। इनको क्या करना है, आपको नोट करना है। हम सडनली चलेंगे आपका इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे, यानी कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो आपका कोशिका विभाजन के समय में बार बार ये वर्डिंग्स यूज होंगी, बार बार ये वर्डिंग्स आपके कोशिका विभाजन को पढ़ाते समय आएंगी। तो इन वर्डिंग्स, क्योंकि होता क्या है बच्चों, सामान्य तौर पर आप बड़ी क्लासेस बीएससी तक के बच्चों में भी ये कंफ्यूजन देखी गई है। सामान्य तौर पे जो नॉर्मल वर्डिंग्स हैं उनका ही मीनिंग नहीं पता होता है और कोशिका विभाजन पढ़ के कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फिर आपको एक टाइम के बाद वो भूल जाता है। तो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आपको समझना ही नहीं है, इसको आपको नोट भी करना है ना। स्क्रीन से आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं और मेरी आवाज की हेल्प लेके, मतलब मेरी बातों को सुन करके आप खुद का नोट्स भी इजीली बना सकते हैं। तो कभी ये बहाना नहीं मारेंगे कि स्क्रीन में इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है और आप नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा हिंदी में बोल रही हूँ और नोट्स आप मेरी आवाज को सुन करके अपने आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप अपने आप से नोट्स बना के प्रिपेयर करते हैं बच्चों, उसके टक्कर का नोट्स आपको दुनिया में कहीं दूसरा नहीं मिलता है। तो टीचर के पढ़ाते समय नोट्स आपको खुद से ही बना लेने चाहिए। ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में आपको नोट करना है और समझना है। सभी बच्चों को कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में पढ़ने से पहले, है ना, आपको कुछ ये चीजें हैं, जैसे सेंट्रोमियर है, स्पिंडल फाइबर, जो दो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सेंट्रोमियर और स्पिंडल फाइबर। तो ये वर्ड्स जो हैं एक्चुअल में कोई आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कभी कभार टिप्पणी में पूछा जाए, एग्जाम में नहीं ऐसे पूछा जाता है, पर 2 नंबर की टिप्पणी में जरूर पूछा जा सकता है ये। लेकिन इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस और माइटोसिस की बात करनी शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे जब ये वर्डिंग्स आएंगी पढ़ाते समय बीच में, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, या आप नहीं पहचान पाएंगे, तो आप फिर मियोसिस और माइटोसिस वाला भी कंफ्यूज कर जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर नहीं होगा, है ना। मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और सेल डिवीजन के दौरान सबसे ज्यादा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ होती है। मतलब पहले सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद सेल का डिवीजन होता है। तो ये सभी प्रोसेस जो आपका सेल डिवीजन है, वो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके इस तरह से चलते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो सही तरीके से होता है। और डॉटर सेल्स में इनकी पेरेंट सेल का जीनोम होता है। मतलब क्लियर समझ में आया, जो पेरेंट सेल में जेनेटिक मटेरियल है, सेम वही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में भी मौजूद होगा, है ना। तो सेल साइकिल है क्या, सेल साइकिल घटनाओं का वो सीक्वेंस है जिसमें सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करता है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सिंथेसिस होती है और लास्ट में डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सेल ग्रोथ जो है, हम बात करें कि इसके साइटोप्लाज्म के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल ग्रोथ, जिसमें डीएनए का सिंथेसिस है। सेल डिवीजन का एक स्पेसिफिक स्टेज, देखो सेल डिवीजन जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होता है। ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स जो कि डीएनए है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के दौरान क्या करता है, डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ परिभाषाएं स्पेसिफिक हैं जो आपको बताई जाएंगी और इनको आपको क्या करना है बच्चों, समझ लेना है पूरा अच्छी तरह से।
समझ लेना है कि एक्चुअल में ये क्या है। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, वन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स that extend inwards from the poles of a dividing cell forming a spindle shaped figure. स्पिंडल फाइबर क्या है? ऐसे ऐसे तरीके की फाइबर को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर। केवल पहचानने के लिए आपको बताया जाता है। सेंट्रोमियर क्या है? द मोस्ट कंडेंस्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम टू विच द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। सेंट्रोमियर क्या है? ये जो है ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है, यानी ऐसी जगह जहां पर स्पिंडल फाइबर सबसे ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड है। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? डेफिनेशन इसकी भी लिखनी है आपको। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, प्राइमरीली हिस्टोन्स, in the cell nucleus that stains readily with basic dyes and condenses to form chromosomes during cell division. क्रोमैटिन क्या है? सभी बच्चे नोट करेंगे कि क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, प्राथमिक तौर पे हिस्टोन्स। अब ये क्रोमैटिन जो हिस्टोन्स वर्ड मैंने यूज किया, ये आपको क्लास 12th में हिस्टोन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। इन द सेल न्यूक्लियस दैट स्टेन्स रेडिली विद बेसिक डाइज, है ना, क्योंकि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये स्वभाव में अम्लीय होता है। तो क्षारीय डाई को यूज करने पर ये इजीली कलर्ड हो जाता है ना, और कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और ये स्प्रिंग के जैसी संरचना में होता है। जब गुणसूत्र बनाना होता है तो ये अपने आप को कॉम्पैक्ट करता है, कंडेंस करता है या संघनित होता है, और सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के रूप में बदल जाता है। ये है आपका क्रोमैटिन का डेफिनेशन। इसको भी सभी बच्चे नोट करेंगे। देन हम देखेंगे क्रोमैटिड। क्रोमैटिड क्या है? अब देखो, क्रोमैटिन और क्रोमैटिड दोनों में बहुत फर्क है, पर शब्द एक जैसा है तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्रोमैटिन क्या है आपका? क्रोमैटिन अनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमैटिन क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। और क्रोमैटिड क्या है? एक क्रोमोसोम की दो डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं, उसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। आइदर ऑफ द टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स दैट आर जॉइंड बाय अ सिंगल सेंट्रोमियर एंड सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू बिकम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप सभी को पता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? दैट आर जॉइंड बाय अ सिंगल सेंट्रोमियर। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर है। और ये क्या है? क्रोमैटिड है। ये क्या है? क्रोमैटिड है। मतलब दो क्रोमोसोम्स का दो धागा जो संघनित हो चुका है, क्रोमोसोम के रूप में बदल गया, तो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर के एक क्रोमोसोम या एक गुणसूत्र बनता है। अब ये दो क्यों होते हैं, इसके पीछे भी रीजन है ना। एक पर, दोनों पर ही गुण मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं, गुणसूत्र जो हैं, नाम से समझेंगे विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। गुण सूत्र यानी ऐसा सूत्र जो गुणों को लेकर चलता है, जिनमें गुण निहित होते हैं, गुण सूत्र कहलाता है ना। इस तरीके की परिभाषा आपको कहीं किताब में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा सूत्र जिसमें गुण निहित होते हैं। क्या निहित होते हैं? गुण निहित होते हैं। ऐसा सूत्र जिसमें गुण निहित होते हैं।
अगर ये आपको, क्योंकि परिभाषा हम कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया बच्चों। ये एक्चुअल में क्या है कि कहीं भी किताबों में इसकी परिभाषा दी हुई नहीं रहती है और कोई बताता भी नहीं है। आपको क्लास 8th से ही क्रोमोसोम बताया जा रहा है, क्रोमोसोम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में होते क्या हैं ये किसी बच्चे को नहीं पता। तो अब आपकी लास्ट स्टेज है ना। इसके बाद आपको आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आती हैं, तो आगे की मतलब आपको डिग्री के लेवल के क्लासेस में कोई भी टीचर क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं बताएगा। तो आपका ये लास्ट क्लास है, इसमें ही आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। गुणसूत्रों को अगर एक शब्द के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे सूत्र या ऐसा धागा जिनमें गुण निहित होते हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या करता है, लेकर जाता है, वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाता है। ये परिभाषा आप कहीं भी ढूंढेंगे, आपको बुक में ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी शब्द को थोड़ा सा डीप, केवल कुछ भी दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, जिस शब्द के बारे में समझने की कोशिश करें उस शब्द के ही डीप में चले जाएं, या वहां पे थोड़ा सा हिंदी यूज करें आप और संधि विच्छेद कर लें। जब आप शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ करके उनकी मीनिंग्स को मैच करके समझते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऐसा धागा या ऐसा सूत्र जिनमें गुण निहित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ले जाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। और गुणसूत्र जो है वो दो धागों से बना हुआ होता है। गुणसूत्र जो है वो पूरा दो धागों से बना हुआ है, तो हर एक सिंगल धागे को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। तो अभी सब बच्चे नोट करेंगे, आइदर ऑफ द टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम that are joined by a single centromere and separate during cell division to become individual chromosomes। अब यहाँ पे देखें सभी बच्चे, ये है सेंट्रोमियर, ये है एक क्रोमेटिड, ये है दूसरा क्रोमेटिड, और जब सेल डिवीजन हो जाती है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका क्रोमेटिड कहलाता है। सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। आपको चार चीज मैंने बता दी, सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन और क्रोमेटिड। अब इन चारों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से तुरंत पूछना है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, क्रोमोसोम या लिखेंगे गुणसूत्र। क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्या है, थ्रेड लाइक, थ्रेड नहीं है, थ्रेड लाइक है, यानी कि धागे के जैसा है ना, थ्रेड लाइक। जीन कैरिंग, यानी अब आपको बताया जा रहा है कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या चीज मौजूद होती है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, वो है थ्रेड लाइक जीन कैरिंग बॉडीज इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। एक धागे जैसी संरचना जो जीन को कैरी करती है और न्यूक्लियस, एक केंद्रक में, किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है। Chromosomes are composed primarily of DNA and protein। गुणसूत्र जो है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, प्राथमिक तौर पर वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। They are visible only under magnification during certain stages of cell division। लेकिन ये गुणसूत्र या ये क्रोमोसोम
मैग्निफिकेशन यानी जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तभी हमें दिखाई पड़ते हैं, और कोशिका विभाजन के समय कुछ सर्टेन स्टेजेस पर ही दिखाई पड़ते हैं। Humans have 46 chromosomes in each somatic cell and 23 in each sex cell, है ना। क्रोमोसोम्स क्या हैं, गुणसूत्र क्या है, थ्रेड लाइक जीन कैरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम जो है वो प्राथमिक तौर पे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये आपको तभी दिखाई पड़ते हैं जब आप तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और सेल कोशिकाओं को विभाजित होते हुए अलग अलग स्टेजेस में देखते हैं, तो उसके बीच में किसी स्टेज पे आपको ये गुणसूत्र के रूप में दिखाई पड़ता है आनुवंशिक पदार्थ। और मनुष्यों की यदि बात करें तो ह्यूमंस है 46 क्रोमोसोम्स, यानी मनुष्यों के पास 46 गुणसूत्र होते हैं। इन ईच सोमैटिक सेल, हर एक कोशिका के सोमैटिक सेल में, यानी कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो एक समान होते हैं पुरुष और महिला दोनों में, उसमें 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम लैंगिक कोशिका की बात करते हैं, यानी कि जब हम शुक्राणु और अंडाणु की बात करते हैं, तब उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपनी बोर्ड से इसको कॉपी करेंगे और हिंदी में बना रहे नोट्स बना रहे सभी बच्चे खुद से उसको नोट करेंगे और अपनी भाषा में जो समझ में आ रहा है उसको अपनी भाषा में अच्छी तरह से लिखेंगे। शब्दों को अच्छे से शब्दों को पिरो करके लिखेंगे। कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और क्योंकि वी आर हेयर फॉर सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, है ना। आपकी परेशानियों, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम पूछने में आप हिचकिचाएंगे नहीं और संकोच भी नहीं करेंगे। और ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपको नोट करना है क्योंकि सेल डिवीजन पढ़ाने के पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ऊपर का लिखेंगे आप इक्वेटोरियल प्लेन और काइनेटोकोर फाइबर्स, है ना। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? द प्लेन that contains all of the centromeres and their spindle attachments during metaphase of mitosis. इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? आप ये कह सकते हैं कि ऐसा प्लेन जहां पे सभी सेंट्रोमियर्स मौजूद हैं और स्पिंडल अटैचमेंट्स भी मौजूद हैं, और वो कब दिखाई पड़ता है? समसूत्री विभाजन के मेटाफेज के टाइम पर। नेक्स्ट है आपका काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स क्या हैं? स्पेशलाइज्ड रीजन्स इन द सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी सेंट्रोमियर के अंदर का भी रीजन आपको दिखाया गया है, काइनेटोकोर फाइबर्स कहलाते हैं, जो सेंट्रोमियर्स को आपस में मतलब सेंट्रोमियर्स जब अलग अलग होंगे तो काइनेटोकोर फाइबर्स को भी अलग अलग खिंचाव झेलना पड़ता है। तो ये आपका दोनों नोट करना है, इक्वेटोरियल प्लेन और काइनेटोकोर फाइबर्स।
आई थिंक सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब आप एक सेल साइकिल, आपको स्क्रीन में क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, एक कोशिका चक्र या सेल साइकिल दिखाई पड़ रहा है। इस सेल साइकिल में आप क्या देख पा रहे हैं, सेल विद क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। देखिए केंद्रक के अंदर आपको एक कोशिका के अंदर केंद्रक दिखाई पड़ रहा है और केंद्रक के अंदर आपको गुणसूत्र दिखाई पड़ रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा अलग अलग फेजेस इसके होते हैं, सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं, यानी कोशिका चक्र के अलग अलग चरण होते हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो है वो लगभग टाइम कितना लगता है, 24 घंटे। एक टिपिकल सेल साइकिल यूकैरियोटिक सेल, हम किसकी बात करेंगे, मनुष्यों की बात करें हम, एक मनुष्य कोशिका लगभग 24 घंटे में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है ना। सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप डिफर करती है ना। मतलब मनुष्यों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अलग समय ले सकता है और पौधों की कोशिकाओं में हो रहा कोशिका विभाजन अलग समय ले सकता है। अलग प्रकार की कोशिका में भी विभाजन जो है अलग अलग प्रकार का टाइम लेती है। जैसे आपका मैंने दिखाया कि यहाँ पे क्या फेजेस दिखाई पड़ रहे हैं आपको स्क्रीन में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, है ना। ये किसकी बात हो रही है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, 4 फेजेस की बात हो रही है। आप स्क्रीन में लिखेंगे, ऊपर एक आपको कोशिका दिखाई पड़ रही है, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर आपको गुणसूत्र दिखाई पड़ रहा है। T1 फेज जो है बच्चों वो अलग अलग आपको फेजेस के बारे में बताना है। G1 फेज जो है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच के इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है ना। G1 फेज जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं। G1 फेज पे सभी बच्चे लिखेंगे गैप 1 फेज और G2 फेज में सभी बच्चे लिखेंगे गैप 2 फेज और S फेज को हम सिंथेसिस फेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, G1 को हम गैप 1 फेज लिखेंगे, G2 को हम गैप 2 फेज लिखेंगे, S को हम सिंथेसिस फेज लिखेंगे। ये आपका विभाजन का चरण है, ये आपका विभाजन वाला चरण है ना। इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में आई थिंक सभी बच्चों का जो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, कुछ डेफिनेशंस बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको कोशिका चक्र को समझने के लिए। वो पॉइंट्स, वो वर्डिंग्स का जो बच्चों को क्लियर है वो कोशिका विभाजन कभी भूलेंगे नहीं, है ना। जैसे आपको ABCD आती है तो आप सेंटेंसेस कर पाते हैं, उसी तरह से अगर आपको वो वर्डिंग्स क्लियर हैं तो आप कोशिका विभाजन समझने में देर नहीं लगाएंगे। आज की क्लास में सभी बच्चे ये वाला डायग्राम बना लेंगे, अगले सेशन में इसको थोड़ा सा समझ के आएंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कोशिका चक्र के बारे में। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, और आज के सेशन से आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से समझने के लिए धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चंस आप पुट ऑन किया करें ताकि आपके डाउट्स जो है वो साथ साथ ही सॉल्व हो जाया करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।